अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 फेज एसी सप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है 3 फेज एसी सप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जरा सिंगल फेज एसी जनरेटर को रिव्यू कर लेते हैं। हमने सिंगल फेज एसी जनरेटर कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था कि ये हैं साइड्स ऑफ क्वाइल और ये क्वाइल प्लेस होगी किसी यू शेप्ड मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स के दरमियान में। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से एक क्वाइल ड्रॉ की है और ये उसकी शाफ्ट है जो किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल एन इंजन और अ टरबाइन। और ये इसके टर्मिनल्स हैं और टर्मिनल्स अटैच हैं किसके साथ? स्लिप रिंग्स के साथ, इस तरह से कि ये क्वाइल का एंड इस रिंग के साथ अटैच है और दूसरा जो क्वाइल का टर्मिनल है वो इस रिंग से बगैर टच किए गुजर रहा है और अगले रिंग के साथ अटैच है। और यहाँ पे इस जगह के ऊपर मौजूद हैं कार्बन ब्रशेस जो यहाँ से करंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट टूटने से बचाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सिंगल फेज एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट की है जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है? ये साउथ पोल है। अब जब यहाँ पे कॉइल रोटेट करती है तो इधर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगती है, यहाँ मौजूद पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स अपवर्ड लगती है। सो ये टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है और ये टर्मिनल बन जाता है नेगेटिव। जब कॉइल का ये वाला हिस्सा बोर्ड से अंदर की तरफ जाते हुए घूम के यहाँ पे आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड आना स्टार्ट करता है तो उस वक्त यही टर्मिनल नेगेटिव और यही टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है। इस केस में हमें जो वेव मिलती है वो V वर्सेस T ग्राफ के जरिए से मिलती है, जिसमें यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम या पीक वैल्यू V0 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? इट इज -V0। अगर यहाँ तक वेव का टाइम पीरियड T कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ तक हाफ ऑफ टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, दैट मीन्स T/2, और यहाँ तक क्या होगा? T/4 तक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा और यहाँ तक 3T/4। तो अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें और साइन वेव ड्रॉ करें तो साइन वेव इस तरह से बनेगी। ये साइन वेव करस्पॉन्ड करती है मैक्सिमम या पीक वैल्यू V0 को और यहाँ नेगेटिव पीक है -V0। और इस तरीके से ये जो वेव है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है किसी आउटपुट कॉन्टैक्ट को। अब घर में जो वोल्टेजेस आते हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? वो होती है 220 वोल्ट्स टू 240 वोल्ट्स। आमतौर पे घरों में 220 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस ही अपीयर हो रहा होता है, लेकिन बुक ने जो यहाँ पे वोल्टेज डिस्कस किया है वो 230 वोल्ट्स है। तो अगर 220 वोल्ट्स को कोरस्पॉन्डिंग पीक वैल्यू 311 वोल्ट्स बनती है तो 230 को 325 वोल्ट्स पीक वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं 3 फेज एसी जनरेटर को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अभी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है इस तरह से, इसके अंदर हम मजीद डिफरेंट ओरिएंटेशंस के ऊपर क्वाइल्स सेट कर देते हैं। किस तरह से कि अगर ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड क्वाइल इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर मौजूद है तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वाइल होगी वो यहाँ पे इस ओरिएंटेशन पे मौजूद नहीं होगी, बल्कि वो एक और ओरिएंटेशन पे मौजूद होगी जो इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। तो अब हम इस क्वाइल को यहाँ पे सेम शाफ्ट से अटैच शो कर देते हैं जो किसी इंजन से अटैच है जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो वायर का ये एंड है ये कनेक्ट होगा इसी एक रिंग के साथ
जिसके साथ पहली कॉइल का ये वाला टर्मिनल अटैच है और जो दूसरा टर्मिनल है वो इन दोनों रिंग्स के दरमियान में से गुजरता हुआ जाएगा इस तरह से बगैर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाए, और वो एक थर्ड स्लिप रिंग के साथ अटैच होगा इस तरह से, और इसका भी अपना एक कार्बन ब्रश और रिंग का सेट होगा जिससे हम आउटपुट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ये कॉइल प्लेस्ड है और इसके बाद एक थर्ड कॉइल भी मौजूद है और वो कॉइल एक और एंगल पे मौजूद है, और उसको हम किस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम जरा इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी कॉइल सेम इसी शाफ्ट के साथ अटैच है और इसके अलावा इस कॉइल का ये वाला टर्मिनल भी सेम इसी रिंग को अटैच है, कॉमन रिंग है ये, और ये जो दूसरा एंड है ये बगैर इन तीनों स्लिप रिंग्स को टच हुए इनके दरमियान में से गुजर रहा है, और दरमियान में से गुजरते हुए ये ऊपर जाके अपने एक अलहदा स्लिप रिंग के साथ अटैच्ड है और उसके आगे कार्बन ब्रश अटैच है और ये कॉन्टैक्ट है जिसे हम आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स अब हमने एक ऐसा जनरेटर बना लिया है जिसके 4 टर्मिनल्स हैं, एक कॉमन है और बाकी 3 जो टर्मिनल्स हैं वो अलहदा अलहदा कॉइल के एंड के साथ अटैच हैं। अब अगर हम इस डायग्राम को ज़रा टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देगा कि इस तरीके से यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल किसी मैग्नेट का। इसके अंदर जो ब्लैक कलर्ड कॉइल है वो इस तरह से हमें दिखाई दे रही है, जो ब्लू कलर्ड कॉइल है वो हमें इस तरह से दिखाई दे रही है, और जो पर्पल कलर्ड कॉइल है वो हमें इस तरह से दिखाई दे रही है। और हमें इनिशियली यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इनके दरमियान में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। इसके अलावा हमने क्या किया है कि यहाँ पे इन तीनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिया है और ये इस स्लिप रिंग के साथ अटैच हैं। सो ये टर्मिनल कॉमन है और बाकी जो यहाँ पे मौजूद टर्मिनल्स हैं उनके अलहदा स्लिप रिंग्स मौजूद हैं। अब अगर हम इसको एक और तरह से ड्रॉ करें तो हमें ये कॉइल्स किस तरह से दिखाई देंगी कि ये है किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब हमने जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ड्रॉ किया है इस कॉइल का, इसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और आगे कॉइल को इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद जो ब्लू कलर्ड कॉइल का ये वाला पॉइंट है इसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो जो ब्लू कलर्ड कॉइल है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, और जो पर्पल कलर्ड कॉइल है उसका ये वाला पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और हमें ये कॉइल इस तरह से बनती हुई दिखाई देगी। तो अब ये कॉइल के जो तीनों सेटअप्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रहे होंगे, 120 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, जिसे हम पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री या फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 या फिर 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई ओवर 180 के ज़रिए से रेडियन में भी तब्दील कर सकते हैं। और इससे हमें ये बात पता चलेगी कि जो 120 डिग्री है कॉइल्स के दरमियान में एंगल वो किसके इक्वल होता है, वो 2 पाई/3 रेडियंस के इक्वल होता है। सो इन तीनों कॉइल्स में जो फेज डिफरेंस है वो कॉमन टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कॉमन टर्मिनल्स एक ही जगह पे ज्वाइन करके बनाए जाएं, तो इन कॉइल्स में जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है, एक दूसरे से 120 डिग्री की ओरिएंटेशन पे भी प्लेस है, और ये जो आगे ऑल्टरनेटिंग करंट बनाएंगी वो भी एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के फेज डिफरेंस के साथ होगा। अब बुक ने यहाँ पे जो कॉइल ड्रॉ की है उसको इस तरह से बनाया है कि लेट्स से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये किसी मैग्नेट के पोल्स हैं, इस तरह से बनाए गए हैं। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब हम यहाँ पे कॉमन पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, और इस कॉमन पॉइंट के साथ जो ब्लैक कलर्ड कॉइल हमने पहले इस तरह से ड्रॉ की थी, अब बुक की तरह की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से एक कॉइल रिप्रेजेंट कर देते हैं जो अलहदा स्लिप रिंग के साथ अटैच है। इसके बाद जो ब्लू कलर्ड कॉइल है जो यहाँ पे इनिशियली स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये अपने
स्लिप रिंग के साथ अटैच है, और जो पर्पल कलर्ड क्वाइल है पहले स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हुई थी, उसे अब हम इस तरीके से क्वाइल की सूरत में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो अलहदा स्लिप रिंग के साथ अटैच है, और जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड स्लिप रिंग है वो कॉमन है, उसमें हमने तीनों की वायर्स आपस में ज्वाइन की हुई हैं। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि एक तो जो टर्मिनल है जो कॉमन है, कॉमन स्लिप रिंग के साथ अटैच है, वो ये टर्मिनल है, और इस टर्मिनल को हम नाम दे रहे हैं ग्राउंड टर्मिनल का। कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसके अलावा एक टर्मिनल यहाँ पे अटैच होगा, दैट मीन्स हम इस टर्मिनल के स्लिप रिंग से भी आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे इस ब्लैक कलर्ड लाइन के ज़रिए से भी आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पे पर्पल कलर्ड लाइन के साथ भी आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम आउटपुट ड्रॉ करते हैं कहाँ पे, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में, ये ब्लैक कलर्ड और ऑरेंज कलर टर्मिनल्स, इनके दरमियान में आउटपुट ड्रॉ करते हैं, तो ये आउटपुट वोल्टेज Vrms किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसके लिए ग्राफ बनाएं, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे है V0, यहाँ पे है -V0, इधर वैल्यू है t, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इट इज t/2, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इट इज t/4, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इट इज 3t/4। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें यहाँ पे ब्लैक कलर्ड कॉइल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान में अपेयर होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, जिसमें इस तरह से हमें एक साइन वेव बनती हुई दिखाई देगी। इस साइन वेव में यहाँ तक ये जो सिग्नल है, इसकी पीक वैल्यू तकरीबन 325 वोल्ट्स है, उसकी RMS वैल्यू मिलेगी, और वो कितनी होगी, वो होगी 230 वोल्ट्स। सो अगर हम यहाँ पे एक टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं ब्लैक और इसके अलावा एक टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज, तो इस केस में हमें जो पीक वैल्यू मिलेगी इसकी, वो क्या होगी, वो होगी 325 वोल्ट्स, और जो RMS वैल्यू है वो तकरीबन होगी 230 वोल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें इस वक्त पोटेंशियल 0 है, क्योंकि इस वक्त कॉइल की मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जनरेटर के लिए जो EMF का एक्सप्रेशन है वो है E0 साइन थीटा, जहाँ पे थीटा किसका एंगल है, ये एंगल है इस एक्सप्रेशन में मौजूद n⍵AB साइन थीटा में मैग्नेटिक फील्ड में और नॉर्मल टू द एरिया में। इस वक्त यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो नॉर्मल टू द एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इस वक्त तो यहाँ पे जो EMF है वो इस पॉइंट के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों डायग्राम्स को आपस में मैच करना चाहूँ तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग क्या होगी कि ये जो मैंने मैग्नेट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं इनकी ओरिएंटेशन तब्दील करनी पड़ेगी। किस तरह से कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसे हम जरा टॉप पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और साउथ पोल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, और ऑरेंज कलर लाइन इसके साथ टच नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही अलग है। सो आपने यहाँ पे मैग्नेट्स की वजह से ये नहीं समझना ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इन मैग्नेट से टच होती हुई जा रही है। सो अगर यहाँ पे इस तरीके से हम मैग्नेटिक पोल्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये नॉर्थ टर्मिनल है और ये साउथ टर्मिनल है, तो अब यहाँ पे जब ब्लैक कॉइल इस तरफ मौजूद होगी तो उसकी वेलोसिटी जो है और नॉर्मल टू द एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा और साइन 180 डिग्री 0 हो जाता है। तो जब ये वाली कॉइल यहाँ पे घूमते हुए इस पॉइंट के ऊपर आएगी तब उसकी वेलोसिटी या फिर नॉर्मल टू द एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा और उस वक्त EMF अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होगा। सो इस तरीके से ये कॉइल यहाँ पे रोटेट कर रही है। हम ये बात जानते हैं कि इन कॉइल्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो है 120 डिग्री। हम ये बात भी जानते हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर्ड कॉइल की वेव है उसमें यहाँ पे फेज 0 है और यहाँ पे फेज कितना है, ये है 90 डिग्री। तो इस कॉइल का यहाँ पे एंगल कितना है, फेज कितना है, ये है 180 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पे दरमियान में कितना एंगल हुआ, ये हुआ
35 डिग्रीज। तो 120 डिग्री का एंगल कहाँ पे मौजूद होगा, वो मौजूद होगा तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर। ये एंगल है 120 डिग्री। और ये जो ऑरेंज कलर्ड कॉइल है ये काफी पहले इस पॉइंट से गुजर के अब यहां आ चुकी है। दैट मीन्स जब ये कॉइल यहां पे थी तो इसका भी जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो यहां पे मौजूद था, और अब ये मजीद आगे यहां पे आ चुकी है तो इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर आ चुका है। और ये सारा काम कब हुआ है, जिस वक्त ये जो वेव है ये वाली जो ब्लैक कलर से ड्रॉन है ये इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जिस वक्त ब्लैक कलर्ड कॉइल के वोल्टेज का फेज 0 है उस वक्त पर्पल कलर्ड कॉइल के बनने वाले वोल्टेज का जो फेज है वो 120 डिग्री है, उसने यहां से स्टार्ट होना है। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि जो इसकी वेव है पर्पल कलर्ड कॉइल की वो कुछ इस किस्म की बनेगी, और जिस पॉइंट से यहां से स्टार्ट हुई थी सेम उसी तरह के पॉइंट के ऊपर आके ये एंड हो जाएगी। तो अब अगर हम आउटपुट ड्रॉ करते हैं इस पर्पल कलर्ड लाइन और इस ऑरेंज कलर्ड लाइन के दरमियान में इस तरीके से कि ये वाले वोल्टेजेस हम मेजर कर रहे हैं VRMS, तो इस सूरत में जो पर्पल कलर्ड वायर है और जो ऑरेंज कलर्ड वायर है इसमें पीक वैल्यू क्या होगी, इसमें पीक वैल्यू वही होगी जो पहली वेव की पीक वैल्यू थी V0, जिसे हमने क्या कंसीडर किया था, 325 वोल्ट कंसीडर किया था, और इसकी जो रिस्पेक्टिव VRMS की वैल्यू है वो तकरीबन 230 वोल्ट्स है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों ब्लैक और पर्पल कलर्ड जो कॉइल्स हैं उनकी ग्राउंड के रिस्पेक्टिव जो वोल्टेज की शेप है, वेव है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। लेकिन इसमें एक और काम भी हो सकता है, वो ये कि हम आउटपुट ड्रॉ करें किन दो टर्मिनल्स के दरमियान में, इस पर्पल और इस ब्लैक कलर्ड टर्मिनल के दरमियान में हम आउटपुट ड्रॉ करें। सो अगर हम आउटपुट यहाँ पे ये वाली ड्रॉ करते हैं, इस जगह के ऊपर ये वाली आउटपुट ड्रॉ करते हैं तो इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लैक और ऑरेंज की तरह इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में या फिर पर्पल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान में इस तरह से ड्रॉ नहीं कर रहे, बल्कि अब हम इन दोनों लाइव वायर्स के दरमियान में आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं। इससे हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलना है वो ये वाला होना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि ये जो पीक वैल्यू है 325 वोल्ट्स की, ये हमें 230 वोल्ट्स RMS वैल्यू देती है। तो जो ये वाली पीक है दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पीक वैल्यू हमें कितना RMS वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब हम आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक टर्मिनल और इसके अलावा पर्पल टर्मिनल से, तो इस केस में जो हमें रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मिलेगा वो होगा 400 वोल्ट्स इंस्टेड ऑफ 230 वोल्ट्स, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो पीक वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 566 वोल्ट्स। तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये 566 वोल्ट की पीक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम आउटपुट ड्रॉ करें इस ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन में, ये वाला रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो ये जो ब्लू कलर वाली कॉइल है ये तो पर्पल कलर्ड कॉइल के साथ मजीद 120 डिग्री लीड कर रही है। इसका मतलब है कि अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल भी 120 डिग्री ही बनेगा क्योंकि रोटेशन कंप्लीट हो रही है। सो ब्लू कलर्ड कॉइल पर्पल कलर्ड कॉइल से 120 डिग्री फेज लीड में है, और ब्लू कलर्ड कॉइल ब्लैक कलर्ड कॉइल के साथ 120 डिग्री फेज लैग में मौजूद है। हम ये बात देखते हैं कि ये जो ब्लू कलर्ड कॉइल है ये ब्लैक कलर्ड कॉइल को 240 डिग्री लीड कर रही है। कितना लीड कर रही है, 240 डिग्री लीड कर रही है। तो अब अगर हम ब्लैक कलर्ड कॉइल में यहाँ पे फेज ड्रॉ करें तो ये कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो फेज है वो कितना होता है 270 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों के मिड पे कितना एंगल आएगा 225 डिग्रीज। तो 240 डिग्री कहाँ पे आएगा, तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर मौजूद होगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे 240 डिग्री फेज फाइंड आउट कर लिया, और सेम प्रीवियस मेथड के जरिए से जिसमें हमने 120 डिग्री
के एंगल को कन्वर्ट किया था किस में, रेडियंस में। ऐसे ही हम 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, ये 240 डिग्री बन जाएगा, और पाई बाय 180 रेडियन को भी 240 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म का आएगा कि यहाँ पे ये वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी, और 6 पाई बाय 3 रेडियन किसके इक्वल आएगा, 240 डिग्री के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि जो ब्लू कलर्ड कॉइल है वो ब्लैक कलर्ड कॉइल के साथ 120 फेज लैग में है या फिर 240 डिग्री फेज लीड में है, एक ही बात है। तो जिस वक्त यहाँ पे जो ब्लैक कलर्ड कॉइल है उसमें फेज कितना है, फेज 0 डिग्री है, तो सेम उसी टाइम के ऊपर जो ये ब्लू कलर से बनाई गई कॉइल है इसमें आने वाले वोल्टेज का फेज कितना होगा, ये होगा 240 वोल्ट। तो इसका मतलब है इस वेव ने यहाँ से स्टार्ट होना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो चूंकि यही वाला है, इस वजह से ये वेव इस तरह से ड्रॉ की जाएगी, यहां से इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई थी, सेम उसी पॉइंट के ऊपर आके ये खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अब थर्ड ब्लू कलर्ड कॉइल की जो वेव फॉर्म है वो ड्रॉ कर ली है। अब अगर हम यहाँ पे ब्लू और इसके अलावा ऑरेंज कलर्ड टर्मिनल में पीक वैल्यू लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू वही होगी 325 वोल्ट्स, या फिर उसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 230 वोल्ट्स, बाकी तमाम कॉइल्स की तरह जब ग्राउंड टर्मिनल इन्वॉल्व होता है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक और पर्पल कलर्ड कॉइल्स के दरमियान में आउटपुट ड्रॉ की थी, वैसे ही अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पर्पल और ब्लू कलर्ड कॉइल्स में भी आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में हमारी जो आउटपुट वेव है वो इस पीक वैल्यू को करस्पॉन्ड नहीं कर रही होगी, वो करस्पॉन्ड कर रही होगी इस पीक वैल्यू को। दैट मीन्स अब हमें ये वाली वेव के अगेंस्ट आउटपुट मिलेगी। इस केस में जो हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगा वो इस पीक वैल्यू को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा, वो इस पीक वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा होगा, क्योंकि हम इस वक्त पर्पल और ब्लू कलर्ड की वेव के दरमियान में जो आउटपुट है वो ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो पीक वैल्यू अपेयर होगी वो कितनी होगी, 566 वोल्ट्स, और जो आरएमएस वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 400 वोल्ट्स होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आउटपुट ड्रॉ कर लिया पर्पल और ब्लू के दरमियान में। अब हम ये काम कर सकते हैं कि हम ब्लू और ब्लैक कलर्ड कॉइल्स के दरमियान में भी आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमें कनेक्शन कहाँ बनाना होगा, हमें इस ब्लैक और ब्लू कलर्ड टर्मिनल के दरमियान में यहाँ पे आउटपुट ड्रॉ करनी होगी, जिसकी आरएमएस वैल्यू हम 400 वोल्ट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर हमें ब्लू और ब्लैक कलर्ड के दरमियान में, तो अब अगर हमें ब्लू और ब्लैक कलर्ड कॉइल्स की आउटपुट के दरमियान में जो पीक वैल्यू है वो ड्रॉ करनी है, तो वो यहाँ पे इतनी सी नहीं होगी, बल्कि वो इस लेंथ की होगी, और ये वो वेव होगी जिसके अगेंस्ट हमें इन दो टर्मिनल्स के ऊपर आउटपुट मिल रही होगी। सो अगेन यहाँ पे इन दोनों वेव्स के लिए भी जो V0 की वैल्यू है वो कितनी होगी, 566 वोल्ट्स, और जो करस्पॉन्डिंग VRMS की वैल्यू होगी वो होगी 400 वोल्ट्स। दैट मीन्स हम इस 3 फेज AC में कितनी तरह की आउटपुट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 फेज AC सप्लाई या फिर जनरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम 6 तरह की आउटपुट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो सबसे पहला जो टर्मिनल होगा वो ब्लैक है, नेक्स्ट है पर्पल, उसके बाद है ब्लू टर्मिनल, और साथ हम यहाँ पे जो दूसरा कॉमन टर्मिनल यूज करेंगे वो होगा ऑरेंज, और इसके अलावा जो नेक्स्ट सेट है उसमें ब्लैक, पर्पल और ब्लू कॉइल्स
कि आपस के कॉम्बिनेशन से आउटपुट ड्रॉ की जाएगी। दैट मीन्स हम ब्लैक और पर्पल से आउटपुट ड्रॉ कर लेंगे, पर्पल और ब्लू से आउटपुट ड्रॉ कर लेंगे, या फिर ब्लू और ब्लैक से आउटपुट ड्रॉ कर लेंगे। पहले तीनों केसेस में जो आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 230 वोल्ट्स। और लास्ट थ्री केसेस में जो आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 400 वोल्ट्स। सो ये जो पहले तीन पॉइंट्स हैं ये किसके लिए हैं, ये हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इस बात का क्या मतलब हुआ, डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे स्ट्रीट्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही होती है उसमें दो पोल्स के दरमियान में इस तरीके से इन तीन वायर्स का कनेक्शन होता है। इन तीनों वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है। हर एक की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 400 वोल्ट्स होती है और ये वैल्यूज एक दूसरे के साथ 120 के फेज डिफरेंस के अंदर मौजूद होती हैं। और इसके बाद एक फोर्थ वायर जो न्यूट्रल वायर है या कॉमन वायर है वो मौजूद होती है। अब यहाँ पे आगे चलते हुए इन वायर्स में से एक कनेक्शन एक स्ट्रीट को फीड कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ से बनने वाला जो दूसरा कनेक्शन है वो दूसरी स्ट्रीट को फीड कर दिया जाता है और यहाँ से बनने वाला तीसरा कनेक्शन वो तीसरी स्ट्रीट को फीड कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रिड स्टेशन है वहां से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी तीन डिफरेंट हाउस होल्ड लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो कि आमतौर पर 220 से 240 वोल्ट तक ऑपरेट करते हैं वो आसानी के साथ रन किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर भी इस तरीके से 3 टर्मिनल्स ही देखे होंगे। तो ये टर्मिनल्स क्या कर रहे होते हैं, अगर ये टर्मिनल्स किसी स्ट्रीट के अंदर लगे ट्रांसफार्मर्स के हैं तो ये ग्रिड से आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टेप डाउन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो यहाँ से स्टेप डाउन होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्मिनल है वो इस कोर के अगेंस्ट स्टेप डाउन होता है और जो थर्ड टर्मिनल है वो इस सिग्नल को स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी न्यूट्रल वायर ने तो चार्जेस को ऑसिलेट करने के लिए स्पेस ही प्रोवाइड करनी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अपनी तो मौजूद होती नहीं, वो तो कॉमन टर्मिनल होता है। तो इस तरीके से जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो एक लाइव और एक न्यूट्रल या कॉमन टर्मिनल के दरमियान में प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो 0.4, 5 और 6 के लोड्स हैं वो किसको फीड किए जाते हैं, वो फीड किए जाते हैं हैवी मशीनरी को। हैवी मशीनरी से क्या मुराद है, वो मशीनरी जो कि फैक्ट्रीज के अंदर मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर ये बात ऑब्जर्व की होगी कि जब समर सीजन के अंदर हम एक घर में बहुत ज़्यादा एसी चलाते हैं या इवन बहुत ज़्यादा फैंस एक स्ट्रीट में चल रहे होते हैं, ख़ासतौर पे विलेजेस वगैरह के अंदर, तो वोल्टेजेस ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर एक ही जो लाइव और न्यूट्रल वायर का सेट है उससे बहुत ज़्यादा घरों को अटैच कर दिया जाए तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करता है कि पार्शियल शॉर्ट सर्किट बनता है और जो वोल्टेजेस हैं वो गर्मियों में ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट हाउस लोड्स को डिफरेंट लाइव और ग्राउंड वायर के सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपके एक अकेले घर में वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हों, जब आप 2 या 3 कमरों के एसीज को ऑन करें तो उस सूरत में भी आप वापडा से क्या करते हैं, डबल फेज ले लेते हैं। डबल फेज का क्या मतलब है कि फिर आपको अगर वापडा ये ब्लैक और ऑरेंज कलर की आउटपुट दे रही है तो वो साथ आपको ब्लू और ऑरेंज से भी आउटपुट देना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने हाउस होल्ड लोड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हो। अगर आपके घर के डबल स्टोरीज हैं, दैट मीन्स 2 मंजिलें बनी हुई हैं, तो इस सूरत में भी एक मंजिल को एक फेज से और दूसरी मंजिल को दूसरे फेज से आप आउटपुट दे देते हो। तो इस तरीके से हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेंटेन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें एक सेट ऑफ वायर सिंगल फेज होता है, जब वो बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर्स को लोड प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं कर सकता, तो ये कैसे हो सकता है कि फैक्ट्रीज की हैवी मशीन्स जो कि बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करती हैं और इस वजह से उनका पार्शियल शॉर्ट सर्किट भी बहुत ज़्यादा होता है,
तो उनके कनेक्शन के केस में 230 वोल्ट मेंटेन रह सके। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हैवी मशीनरी के लोड्स को दो लाइव वायर्स के दरमियान में आउटपुट दी जाती है, जिनमें 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये। तो इसका मतलब है कि एक 3 फेज एसी सप्लाई 3 हाउस होल्ड लोड्स को और 3 फैक्ट्री लोड्स को बर्दाश्त कर सकता है। जाहिर बात है फिर जो इंजन इस 3 फेज एसी जनरेटर को रन कर रहा होगा वो भी बहुत पावरफुल होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा होगा और इसके अगेंस्ट फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होगा। सो ये डिटेल थी 3 फेज एसी सप्लाई की। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, इन 3 फेज एसी जनरेटर 3 कॉइल्स आर ओरिएंटेड एट व्हाट एंगल टू ईच अदर? क्या 60 डिग्री है या फिर 120 डिग्री है? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक के स्टार्ट पे ये बात डिस्कस की थी कि इनिशियल आपको ये फील हो सकता है कि ये कॉइल्स एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं, लेकिन जब हम कॉमन टर्मिनल्स को कॉमन पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि ये कॉइल्स एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल के ऊपर मौजूद हैं। इस वजह से हमारे इस एमसीक्यू की जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 120 डिग्रीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अ 3 फेज एसी जनरेटर द टोटल नंबर ऑफ कनेक्टिंग वायर्स इमर्जिंग आर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो डायग्राम्स ड्रॉ की हैं उनमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लाइव वायर्स जो एक दूसरे से 120 के एंगल के ऊपर मौजूद हैं और एक कॉमन ग्राउंड ऑरेंज कलर्ड वायर, ये टर्मिनल्स मौजूद हैं। और इसके अलावा हमने जो यहाँ पे इधर कनेक्शन शो की हैं वो भी 4 हैं और यहाँ पे जो हमने स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रश के सेट्स प्लेस किए हैं वो भी 4 है। सो इसका मतलब है कि 4 वायर्स इमर्ज आउट होती हैं, एक वायर कॉमन टर्मिनल होता है न्यूट्रल और बाकी के 3 जो टर्मिनल्स हैं उनमें 120 डिग्री फेज डिफरेंस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अ 3 फेज एसी जनरेटर द वायर्स इमर्जिंग आर 3 लाइव एंड 1 न्यूट्रल। इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है इसके अंदर ये है कॉमन टर्मिनल जो न्यूट्रल है और ये टर्मिनल्स मौजूद हैं जिनमें लाइव वायर की तरह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और ये कॉमन टर्मिनल है और बाकी इन तीनों टर्मिनल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है। इसलिए ये लाइव वायर्स हैं जिनमें 120 डिग्री फेज डिफरेंस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। सो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी इन 3 लाइव वायर्स ऑफ 3 फेज एसी जनरेटर इज 120 डिग्री। तो पहले हमने कॉइल्स की ओरिएंटेशन में डिफरेंस पूछा था, अब हम जो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाउस होल्ड लोड इज कनेक्टेड टू व्हाट वायर्स ऑफ 3 फेज एसी सप्लाई? सो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 लाइव और 1 न्यूट्रल वायर यूज होती है, जैसे कि हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो या तो ब्लैक और ऑरेंज में या पर्पल और ऑरेंज में या फिर ब्लू और ऑरेंज में प्रोवाइड कनेक्शंस बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज बिटवीन अ लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स ऑफ 3 फेज एसी सप्लाई इज 230 वोल्ट्स, जैसे कि बुक ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और इसके अगेंस्ट जो पीक वैल्यू बनती है, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज बिटवीन अ लाइव एंड न्यूट्रल वायर ऑफ 3 फेज एसी सप्लाई इज V0 is equal to under root 2 times VRMS. So this is equal to 1.414 into 230 volts. So answer is almost 325 volts. That is option B. Next MCQ है, an industrial load is connected to what wires of 3 phase AC supply? तो इस वक्त हम 2 लाइव वायर्स में इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस डायग्राम में डिस्कस किया कि अगर हमें हैवी मशीनरी या फिर फैक्ट्रीज के लोड उठाने हैं तो हम ब्लैक और पर्पल या फिर पर्पल और ब्लू या फिर ब्लू और ब्लैक टर्मिनल्स को यूज़ करते हैं, जिसमें आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 400 वोल्ट्स आरएमएस वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस रखती है। इसके बाद है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज बिटवीन 2 वायर्स इज, दैट इज 400 वोल्ट्स। 3 फेज एसी सप्लाई की बात की गई है और अगर इसकी पीक वैल्यू की बात की जाए
तो ये पीक वैल्यू V नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स V RMS से फाइंड आउट की जा सकती है। दैट मीन्स हमने 1.414 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 400 वोल्ट्स के साथ। सो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस इज 565.68 वोल्ट्स। इसको राउंड ऑफ कर लें, ये बन जाएगा 565.7 वोल्ट्स और मजीद राउंडिंग ऑफ कीजिए, ये वोल्टेज बन जाएगा 566 वोल्ट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी 3 फेज AC सप्लाई की डिटेल्स और उसकी एप्लीकेशंस। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।